नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के अपर प्राइमरी के एसएसटी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप बिहार में टीआरई 4 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस अपर प्राइमरी में एसएसटी का जो और भी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्षा वन रेन फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वन भी मतलब पेड़ पौधे भी ज़्यादा रहेंगे। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश धरातल तक पर नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित रहती है एवं नमी बनी रहती है। बार बार वहाँ पे नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, केवल वही वनस्पति वहाँ पे उग सकती है, ठीक है। परजीवी पौधा प्लांट्स पैरासाइट्स के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। क्या पैरासाइट जो प्लांट्स हैं वो आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, वर्षा वन में प्राणिजात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में जो प्राणिजात हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्लॉथ जो जिसके बारे में मैंने प्राइमरी के ईवीएस सेक्शन में स्लॉथ के बारे में डिस्कस किया था, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जीव पाए जाते हैं, इसलिए समृद्ध बेसिन है, ठीक है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के वाले छप्पर में के घरों में रहते हैं। मधुमक्खी का जैसा छत्तों का आकार होता है वैसे ही छप्पर बना करके लोग रहते हैं, ठीक है। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ठीक है, स्टीव ढलान वाली होती है। ब्रोमीलाइड क्या है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जो जल के पैकेट हैं उसको अंडा देने के लिए प्रयोग करते हैं मेढक लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जीवन है कैसा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इसमें अपवाहित होती है, बहती रहती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की चाप झील पाई जाती है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते। क्या बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन होता है, मीन्स सेरीकल्चर। उसको क्या बोलता है? सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करने को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में अराइज किया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सिल्क का उत्पादन किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। क्या? जो डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ, जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाली पहाड़ों में भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? 189 है। 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 है तथा बिहार में 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है? वेदिकाएं क्या होती हैं? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेदिकाओं का निर्माण समतल जो ढलान होते, खड़ी ढलान होती है, उस पर सतह बना करके कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जो जल का प्रवाह है तेजी से वो नीचे बह करके न चला जाए, रुका रहे, जो हमारे फसलों के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सार्वभौमिक स्वच्छता। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो स्वच्छता मिशन है वो कब से शुरू किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान होता क्या है? सहारा रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। किससे? 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सहारा रेगिस्तान एवं एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। जो सहारा रेगिस्तान था एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। यहाँ पे नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ पे पाए जाते थे, परंतु यहाँ के जलवायु जो है में परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दोस्तों देख लीजिए कि इस समय डिग्री जो टेम्परेचर है बनारस का या और भी जगहों में क्या 43, 44, 40 तक चला जा रहा है। तो इतना दिक्कत आ रही है। मीन्स अगर 47 चला जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा, गर्मी के मारे पागल हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या करें कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि टेम्परेचर कम रहेगा। ओके दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस करते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मख्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। क्या? खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां यहाँ एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मीन्स ऊंट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विभिन्न समुदायों के लोग। क्या? विभिन्न समुदायों के लोग, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरेंग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। जो भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े जैसे पशु को ये लोग पालते हैं। आइए नील घाटी के बारे में डिस्कस करते हैं। नील वैली
नील वैली क्या है उसके बारे में, नील घाटी। सहारा में मरु उद्यान है, क्या है, मरु उद्यान है, मतलब बगीचे हैं, ठीक है। एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। मिस्र में जो नील घाटी है लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की क्या, यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं जो नील वैली है वहाँ पे। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आइए मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिनरल्स क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। खनिज क्या होता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। क्या, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग, क्योंकि तेल की जो मांग जो है ज्यादा मात्रा में है और उसकी जब से खोज हो गई तब से, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, यूरेनियम भी सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी पाई जाती है तेल पाने के साथ साथ। सहारा का रेगिस्तान वहाँ पे है, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि मरु उद्यान के बारे में। मरु उद्यान क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब बागीचा, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। क्या बन जाता है, गर्त बन जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। जो भूमिगत जल है वो सतह पर आ जाएगा और वहाँ पे मरु उद्यान बनते हैं। ये मतलब मरुस्थल वाले बागीचे बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ एवं अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो कभी कभी यह होता है कि मरु उद्यान असामान्य रूप से भी बड़ा हो सकते हैं। मरु उद्यान जो होते हैं बड़ा हो सकते हैं। तो मोरक्को में टैफिलालेट मक्खान जो उद्यान है, ऐसा ही एक विशाल मरु उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। क्या, 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब डिस्कस करते हैं क्या कि ठंडा रेगिस्तान क्या है, ठंडा कोल्ड डेजर्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठंडा रेगिस्तान, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है। क्या है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या है, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं, अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी जैसे गैगरी हिमानी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लद्दाख की ऊंचाई क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो लद्दाख की ऊंचाई है कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु, जो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। क्या होती है, शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिसे पूर्व सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। क्या, सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ही कुछ अधिक होता है और एवं रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती होगी वहाँ पे, ठीक है, नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंड हो जाता है। क्या होता है, बर्फीला ठंड हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो उसमें माइनस हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस होता है, नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है अतः यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। वृष्टि छाया प्रदेश में रहेगी तो वहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक द्रास लद्दाख में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान क्या है, द्रास है लद्दाख में सबसे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पे सबसे ठंडे स्थानों में कौन है, तो लद्दाख में द्रास है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लद्दाख को खापान चान भी कहते हैं, खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हिमभूमि, स्लो लैंड। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वनस्पति एवं प्राणी जात। क्या, वनस्पति एवं प्राणी जात, फ्लोरा एवं फौना।
यहाँ उच्च शुष्कता हाई एरिडिटी के कारण वनस्पति विरल है। क्या वनस्पति विरल है? यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। जो घास कहीं कहीं पर मिलती हैं और झाड़ियाँ भी छोटी छोटी मिलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़ फल देते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। जो लद्दाख है वहाँ पे पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्स, तिब्बती स्नो कॉक, रेवन, हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। कौन कौन से हैं? इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव हैं। क्या है? एक विलुप्त प्राय जीव हैं। इस प्रकार सातूस नामक उनके लिए होता है। इनका जो शिकार होता है वो सातूस नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वजन में बहुत हल्का होता है लेकिन और वो गर्म होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला, जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत होता है, विलो से बनता है, पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। विलो के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली लेह मार्ग राज 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचला और लून गालाचला और एंगटंगलंगला। ठीक है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। जुलाई से सितंबर के बीच ही यह राजमार्ग खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। आइए संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज होते क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मीन्स किसी भी वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या होगा? उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितने भी संसाधन हैं क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं मूल्यवान होते हैं। संसाधन के प्रकार कितने हैं? सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव में मानव को भी एज अ रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइप 1 क्या है? प्राकृतिक संसाधन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु में जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन हैं। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पारित नहीं होते हैं। पारित होते हैं, नवीनीकरण मतलब पूरा पारित हो जाए, तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, उसको नवीकरणीय साधन कहते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे क्या है? सौर, जो सौर क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? ये असीमित है, ये असीमित है। पवन ऊर्जा असीमित है, ये नवीनीकृत है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे वन है तो वन को ज़्यादा मात्रा में उसको फॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे तो वो कम हो सकता है। अब अनवीकरणीय संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके? अनवीकरणीय संसाधन के। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारकों पर निर्भर करता है।
पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता डिफरेंस होने के कारण जो संसाधन है उनका वितरण समान नहीं है, मतलब असमान है। मानव निर्मित संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक जो संसाधन है, पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। और प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, मीन्स टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो जाता है, कौशल हो जाता है और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्या? मनुष्य भी एक विशिष्ट प्रकार का रिसोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः लोग मानव संसाधन है। क्या? जो मानव है वो संसाधन रूप के एज ए संसाधन रिसोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी स्वस्थ रहता है, वो 12 महीना स्वस्थ रहता है, तो वर्क 12 महीने करेगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी बीमार पड़ जा रहा है, 6 महीने बीमार पड़ रहा है, तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, कम ही होगा। उसके साथ साथ हमारे देश का भी डेवलपमेंट कम होगा। इसलिए मानव को एक रिसोर्स के रूप में बोला जाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों का जो स्किल है उसमें सुधार करना क्या? मानव संसाधन कहलाता है। मोदी जी भी बोलते हैं कि लोगों को स्किल बनाइए। क्या? उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, मीन्स उनको अच्छे से संसाधन के रूप में यूज करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, संसाधन संरक्षण, कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का कैसे हम संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। क्या? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। जो मानव जीवन की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जो जीवन शक्ति है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उसके बाद विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ह्रास को कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, लैंड। लैंड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूमि क्या है? भूमि क्या होता है? विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। जो विश्व की 90% जनसंख्या है वो भूमि के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% जो भूमि या तो विरल जनसंख्या है या वहाँ पे निर्जन है, मीन्स वहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं। भूमि का उपयोग कैसे करते हैं? लैंड का यूज कैसे करते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन के लिए। सड़कों और उद्योगों की स्थापना करने के लिए साधारण इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल और वाटर की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भूमि का उपयोग प्रतिरूपी के रूप में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। क्या है? महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है, मीन्स स्वामित्व के अनुसार पे, मालिकाना के अनुसार पे। ठीक है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जो निजी भूमि होती है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि में समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक
भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मृदा, सॉइल क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मृदा के बारे में, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की जो पृष्ठ है उस पर दानेदार, जैसे ये दानेदार परत है, इसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। जो स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण, जो मृदा का निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। जो मृदा होती है अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है? जैव खनिज और जैव पदार्थ हैं, उसका सही मिश्रण जब किया जाएगा तो मृदा को फर्टाइल बना देगा, उपजाऊ बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए एक महीन मलबा के साथ जमाव से बनती है। जो नदियों द्वारा महीन मलबा लाया जाता है तो इसको जब जमा होता है तो इसके द्वारा जलोढ़ मृदा बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी क्रीड़ा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। कौन कौन के? जो नदी, महानदी है, क्रीड़ा है, गोदावरी है और कावेरी नदी है, तो इसके द्वारा जो डेल्टा भाग बनाए गए हैं उस पर भी जमाव है इसका। ठीक है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है जो जलोढ़ मृदा में होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। काली मृदा। काली मृदा होती क्या है? ब्लैक सॉइल होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। किसका? जो लावा का जमाव मीन्स जो हमारी क्या है, वोल्केनो है, वोल्केनो से जो लावा निकलता है तो उसके जमा हुआ था, तो इसके द्वारा काली मृदा का निर्माण हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। मीन्स इसमें कपास जो होते हैं ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। आइए डिस्कस करते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल क्या होती है? लेटराइट मृदा क्या होती है? भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गर्म मिट्टी और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस करके नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। क्या? जो पोषक तत्व होते हैं उसके अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, काफी, काजू आदि की बागाती कृषि की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मृदा संरक्षण की विधियां। हम कैसे सॉइल को कंजर्वेशन करेंगे, सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मल्च बनाना, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है दोस्तों? ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मल्चिंग, व्हाट इज द मल्चिंग? मल्चिंग क्या होता है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जो मृदा की जो आर्द्रता है वो रुकी रहती है। जब उसके ऊपर कोई भी परत लगा देंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई पुआल है तो पुआल को बिछा देंगे तो क्या होगा? वो सड़ेगा, उसके साथ साथ जो उसकी नमी है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो उसे हम मल्चिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वेदिका फॉर्म, टेरेस फ्रेमिंग क्या होता है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जो वेदिका होते हैं वो तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो पानी है थोड़ा रुक करके रुके, जिससे कि हमारा जो चाय है उसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो गया, ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए सब उपलब्ध हो जाए। और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है। जो पृष्ठीय प्रवाह और सॉइल इरोजन भी इससे कम होता है जब हम वेदिका बना लेते हैं तो। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि समुच्च रेखीय जुताई। क्या? कंटूर प्लॉगिंग। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध, नेचुरल बैरियर का निर्माण कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्च रेखीय जुताई बोलते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? शेल्टर बेड्स क्या होते हैं?
तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए एक वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके, उसे हम रचक मेखलाएं बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं, कंटूर बार्स क्या होते हैं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? खाइयां बनाई जाती हैं, तो उसको समुच्च रेखीय रोधिकाएं बोलते हैं, कंटूर बार्स बोलते हैं। चट्टान बांध, रॉक डैम क्या होता है? रॉक डैम यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में अल्टरनेट क्यू में उगाई जाती हैं, इसको चट्टान बांध बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जल वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। वाटर एक क्या है? कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। भूपृष्ठ सरफेस का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। क्या? भूपृष्ठ जो सरफेस है उसका 3/4 भाग जो है किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है, इसलिए जल ग्रहण करना उपयुक्त है। जल ग्रह कहा जाता है, किसको कहना उपयुक्त है? भारत मतलब कि पृथ्वी को। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन, जो 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, और महासागरों में का जल लवणीय है। कैसा है? सलीन है। जो महासागरों का जल है वो लवणीय है, सलीन है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो महासागर के जल हैं वो मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको यूज करने के लिए नहीं है। अलवण जल, फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है। ये पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर कितना है, जो पोर्टेबल वाटर कितना है, तो 2.7% ही है हमारे पृथ्वी पे। लगभग 70% बर्फ भाग जो है बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है, जो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग जो है बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। जब इसकी उपस्थिति जो है ऊपर रहेगी तो मनुष्य पहुंच नहीं पाएगा, पोल्स पे रहेगी, तो ठीक है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है, हाँ, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है, पृथ्वी पर जल न बनाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, मतलब न ही क्रिएट किया जा सकता है, न ही उसको खत्म किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर होती है। जो जल की कुल स्थिर मात्रा है वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील करता रहता है। मीन्स इसी को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अशोधित अनट्रीटेड अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, सीवेज, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। मीन्स कॉन्टामिनेट कर देते हैं। अगर ये जो दूषित जल है उसको हमको वाटर बॉडीज में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, इसको ट्रीट करके मिलाना चाहिए, ठीक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जो होती हैं जल को प्रदूषित कर देती हैं। जल को क्या कर देती हैं? प्रदूषित करते देती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैवमंडल। बायोस्फीयर होता क्या है? जैवमंडल प्राकृतिक वनस्पति। क्या? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम जैवमंडल बोलते हैं। आइए पारितंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। पारितंत्र होता क्या है कि जैवमंडल इकोसिस्टम होता क्या है? जैवमंडल सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जो सभी जैवमंडल में जो सभी जितनी भी जीवित जातियां हैं रहने के लिए एक दूसरे पे क्या है? परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती हैं। इस जीवन को आधारित तंत्र को पारितंत्र बोलते हैं। इस जीवन के आधारित तंत्र को पारितंत्र बोलते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनेक अथवा एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जक उपरांत, इनके जो अपमार्जन मतलब कि जब वो सड़ने लगे उनको गिद्ध खाने लगे, तो गिद्ध की किडनी खराब होने से मर रहे थे, जो गिद्ध थे वो मरने लगे, इसलिए फिर इन सब जो दवाइयों की क्या कर दिया गया, जो डाइक्लोफिनेक है, एस्पिरिन है इसको और इब्रोफेन है इसको बंद कर दिया गया जानवरों को न दिया जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो हमारे गिद्ध है उसको वो बचेगा। पशुओं के इन औषधियों के उपयोग पर औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो गिद्ध है उसका प्रजनन कराया जा रहा है, उसको आरक्षित करके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या प्राकृतिक वनस्पति का विवरण कैसे है, क्या जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, नेचुरल वेजिटेशन का। वनस्पति की जो वृद्धि होती है मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। किसमें? 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये 4 प्रकार के वनस्पति के प्रकार हैं प्राकृतिक वनस्पति के। अब आइए क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। जहाँ पे भारी वर्षा होता है वहाँ पे विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वाटर रहेगा, वाटर बॉडीज रहेगा, वहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। विश्व के घास स्थल जो हैं इसका निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, पानी की खोज में अंदर तक चली जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं। कैसी होती है? कांटेदार होती हैं, जिससे कि इनका वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। क्या? मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं जो शीत ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या CITES क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। CITES का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ लेता है डायरेक्टली कि CITES का फुल फॉर्म क्या होता है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इन सबको जो फ्लोरा और फाउना है उनके स्पेसीज को बचाना CITES है। क्या है? CITES है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उनके जीवन का कोई भी खतरा नहीं है। जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं और जो वन्य पौधे हैं, प्राणी हैं, उन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उससे। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रचित की गई हैं। भालू, डाल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं इसके जिसको रचित की गई हैं। खनिज के बारे में डिस्कस करते हैं। मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होता क्या है? पृथ्वी के चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। पृथ्वी की जो चट्टान है, क्रस्ट है, उस भूपरपट्टी है, उस पर क्या होते हैं? कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी क्रस्ट पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रसायन संगठन, केमिकल कंपोजिशन हो, वह एक खनिज है। क्या है? एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों, रॉक क्लस्टर में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका में अगर कोई भी पाया जाएगा तो वहाँ पे आसानी से आदमी जा नहीं सकता है लाने के लिए उसको, निकालने के लिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक, क्या खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग,
घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता सॉल्युबिलिटी के आधार पर पहचाने जाते हैं। रासायनिक गुणों और विलेयता और इनके आधार पर पहचाने जाते हैं। सेल क्या होता है? सेल खनिज अवयव के अनिश्चित संघटक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। और सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क बोलते हैं, अयस्क बोले जाते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो अयस्क बोलते हैं। मीन्स जो अयस्क जो खनिज होते हैं पृथ्वी के अंदर जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम अयस्क ओर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। क्या है? हरा हीरा भी एक क्या है? दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात हैं। पृथ्वी का निर्माण क्या है? 430 करोड़ वर्ष पहले हो गया है। उसके बाद फिर 30 करोड़ वर्ष पहले ये प्राचीनतम शैलें बनी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खनिजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के प्रकार, खनिज के टाइप्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, मेटेलिक और अधात्विक नॉन मेटेलिक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। जो धात्विक खनिज हैं उसमें धातु जो होते हैं कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं। मीन्स उसमें कंडक्टर होती हैं जो धातुएं होती हैं ऊष्मा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और जिनमें युति या चमक की विशेषता होती है। मतलब वो चमकती है तो उसको हम युति बोले। लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज अयस्क के इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं और लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या अधात्विक खनिजें क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अश्वक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या अधात्विक खनिज है। खनिजों का खनन प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब खनन क्या है? खनिज का खनन क्या है? माइनिंग क्या होती है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। मीन्स माइनिंग बोलते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाल ले जाते हैं। जो कम गहराई पे हैं तो उसको पृष्ठ का जो स्तर है उसको हटा देंगे और उसको आसानी से निकाल जा सकते हैं। इसे विवृत खनन बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गहन वेदन, मतलब कि जिन्हें कूपक बोलते हैं, वेल बोलते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपकी खनन बोलते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कुओं की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखनन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या खनिजों का वितरण कैसे है? खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स में, जो इग्नियस रॉक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, में पाए जाते हैं। कुछ कायांतरित शैलों में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल में समूहों में होते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज है वो अग्नेय, इग्नियस और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, उत्तरी स्वीडन जो है उसमें लौह अयस्क, आयरन और ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय
और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश, जो फ्रांस का काकेशस जो प्रदेश है के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब एशिया के बारे में डिस्कस करते हैं। एशिया क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक हैं। ठीक है, चीन जो है सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। टंगस्टन को हम डालू से दिखाते हैं। ठीक है, एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट और निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप मिलते हैं एशिया में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, कॉपर, सीसा, जिंक और मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अप्लेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अप्लेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। कहाँ पे, पश्चिमी कार्डिलेरा में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिण में जो साउथ अमेरिका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ब्राजील है विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, खनिज तेल होता है जो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब हम अफ्रीका के बारे में डिस्कस करते हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यह सोना, हीरा और लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक भी है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में काल मूर्ति और कुल गार्डी क्षेत्रों में होने से सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस करते हैं। अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस करते हैं कि अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभव विशाल के अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अंटार्कटिका प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में अंटार्कटिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिएगा और वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।